का अपक्षयन और अपर्दन, वेदरिंग एंड एरोजन। अपक्षयन एवं अपर्दन फिर से बता दो कि भूपटल की चट्टानों में अपने ही स्थान पर, भूपटल की चट्टानों में अपने ही स्थान पर यदि टूट फूट की क्रिया होती है, क्षयित होने की क्रिया होती है, तो उसे हम लोग वेदरिंग कहते हैं, यानी अपक्षयन कहते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश चाहे वो बाह्य बल हवा के कारण हो, या हिम के कारण हो, या नदी के बहाव के कारण हो, और उस घर्षण बल के कारण यदि किसी आकृति में, स्थल में, भूपटल में, पहाड़ में, पर्वत में, स्थलाकृति में अगर कटफट की क्रिया हो रही है, तो उसे हम लोग अपर्दन कहते हैं, एरोजन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि स्थलों के रूपों में परिवर्तन दो बलों के कारण आता है। स्थलों के रूपों में परिवर्तन दो बलों के कारण आता है। पहला होता है अंतर्जात बल, यानी इंडोजेनेटिक फोर्स, अंतर्जात बल, यानी इंटरनल कॉज के कारण यदि टूट फुट कटफट वगैरह होता है, तो उसे हम लोग इंडोजेनिक फोर्सेज कहते हैं। और इसके द्वारा जो इरेजन होता है वो बहुत ही सीमित होता है। लेकिन एक एक्सोजेनेटिक होता है, बहिर्जात बल। दूसरा है एक्सोजेनेटिक फोर्स, बहिर्जात बल। अब बहिर्जात बल से जो परिवर्तन होता है या कटफुट होता है, वह बड़े पैमाने पर होता है। ध्यान रखेंगे कि ज्वालामुखी की क्रिया जो है अंतर्जात बल के कारण होती है, यानी ज्वालामुखी जो है अंतर्जात बल के कारण होता है। ठीक इसी ढंग से भूकंप भी जो है आपका ये अंतर्जात बल के कारण है। लेकिन भूकंप कितने आते हैं या ज्वालामुखी की क्रिया कितने होती है? बहुत कम होती है। तो यानी इंडोजेनिक फोर्सेज से प्रकृति में जो टूट फूट कट फट अपर्दन की क्रिया हो या अपक्षयन की क्रिया हो, कम मात्रा में होता। लेकिन एक्सोजेनिक जो फोर्सेस है, उससे बड़े पैमाने पर हवा के बहाव हो जाए, या फिर बालू की तेज गति से जो है बहाव हो जाए, बड़े पैमाने पर हिम शैलखंडों में छत्रक का निर्माण हो जाता है, या हिमस्खलन होने लगे, हिम नदियों का बहाव हो जाए, या नदियां तेज गति से अपनी बहाव कर ले, तो बहुत सारे स्थलाकृतियों में परिवर्तन होने लगते हैं। ये सभी आपका बहिर्जात बल के कारण होता है और भूपृष्ठ पर इसके द्वारा बहुत ही ज्यादा परिवर्तन किया जाता है। ध्यान रखेंगे कि धरातल में उत्थान द्वारा विषमताओं का जब सृजन हो जाता है, धरातल में उत्थान के द्वारा विषमताओं का सृजन हो जाता है, उसी विषमता को समतल करने का प्रयास स्थापक बल के रूप में बाह्य शक्तियां करती है। अब हवा बहे और मान लीजिए कहीं ऊंचा हो तो टकराएगी, तो इस ढंग से ये जो बल प्रयोग करता है उसे समतलीकरण करने का कार्य करता है, और यही बल बहिर्जात बल कहा जाता है। यह बहिर्जात बल विशिष्ट स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। बहिर्जात बल विशिष्ट स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। अब ध्यान रखेंगे कि अपर्दन द्वारा बहुत से स्थलाकृतियां निर्मित होती है। अपर्दन द्वारा बहिर्जात बलों के कारण बहुत से स्थलाकृतियां निर्मित होती है, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान नदियों का है। अर्थात नदी के बहाव के कारण कई मैदान भी कट जाता है, और जब वो काट कर बालू वगैरह जो भी ले जाती है, जहाँ निक्षेपित कर देती है, जहाँ उड़ेल देती है उस सारे कण को महीन महीन, तो वहाँ पर फिर आपके डेल्टा का निर्माण हो जाता है, या फिर आपको वहाँ पर बड़े पैमाने पर द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो ऐसा कई बार देखने में आया है कि जो नदियां हैं वह बड़े पैमाने पर स्थलाकृतियों के अपर्दन करके और एक नवीन रूप देने का कार्य करती है। ध्यान रखेंगे कि किसी निश्चित दिशा में ढाल के सहारे प्रवाहित होने वाली जल राशि, किसी निश्चित दिशा में अपने ढाल के सहारे तिरछे है, तो किसी निश्चित दिशा में
अपने ढाल के सहारे प्रवाहित होने वाली जल राशि जो नेचुरल रूप से बहाव करती है, प्राकृतिक रूप से बहाव करती है, उसे नदी कहते हैं। नदी के लिए न्यूनतम लंबाई आवश्यक नहीं है। यह नहीं है कि 50 किलोमीटर बहे ही तो नदी कहेंगे। अमेरिका की जो डी नदी है वह 1 किलोमीटर से भी कम बहाव करती है। अमेरिका की डी नदी विश्व की सबसे छोटी नदी कौन है? डी नदी है। और ध्यान रखेंगे भारत में तो खैर 1 से 1 नदियां हैं जो अपने ढाल के सहारे बहाव करती है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ नदियों के मार्ग फिक्स अभी नहीं है, जैसे कोसी नदी है या दामोदर नदी है, इनका मार्ग फिक्स नहीं है। जब जल की मात्रा इसमें ज्यादा हो जाती है तो वैसी स्थिति में अपने उस अवरोधों को जो दोनों किनारों पर होता है वो तोड़ के कोई नई दिशा की ओर निकल जाती है। लेकिन वही है, गंगा है, जमुना है, आपका सरयुग है, गोदावरी है, कावेरी है, इस ढंग से बहुत से नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती तो पूछिए मत, तो बिल्कुल पहाड़ के नीचे से दबकर बहाव करती है, यानी उनके मार्ग में जो है थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता है। बरसात के दिनों में बाढ़ का कारण भी नहीं नर्मदा को जल्दी सुनने को मिलेगा या फिर ताप्ती को मिलेगा। गंगा तो थोड़ा है कि अब तक एरिया में अपना विस्तार कर लेती है, जैसे बिहार अब तक एरिया है तो इधर थोड़ा विस्तार कर लेती है, लेकिन बाकी जो है आपको अन्य जगह ऐसा देखने को नहीं मिलता है। नदी के द्वारा जो काट छाट की जाती है, यानी उनके अपने ट्रांसपोर्टेशन में, बहाव में यदि किसी प्रकार की कोई बाधा होती है और उस बाधा के दौरान जो वो घर्षण करके टूट फूट कर लेता है, वही क्रिया आपका इरेजन कहलाता है। वही क्रिया आपका इरेजन कहलाता है। और जहां जाकर उस अवसाद को गिरा देती है उसे डिपोजिशन कहते हैं। उसे डिपोजिट कर देना, रख देना, डिपोजिशन कहते हैं, यानी निक्षेपण कहते हैं। नदियों के अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे मैं बता रहा हूं, चाहे वो कटाव करेगी तो कई बार देखिएगा कि भी आकार की नदी बन जाती है, जिसको हम जॉर्ज कहते हैं। तो नदी के द्वारा अंग्रेजी के जो भी लेटर है, इसके जैसा खड्ड का निर्माण नदियां करने लगती है, जिसको हम लोग जॉर्ज कहते हैं, महाखड्ड कहते हैं। और जब्बलपुर के पास यदि नर्मदा नदी को भी देखेंगे तो वो भी गार्ज का निर्माण कर देती है। काफी खड्ड उसका लंबा है। ये नर्मदा नदी काफी पहाड़ को, मुलायम पहाड़ मिला, उसको काटते काटते नीचे ले चली गई और बहुत नीचे अपना बहाव करती है। ठीक इसी ढंग से सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में, सतलज नदी आपके हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, ब्रह्मपुत्रा नदी आपके नेपाल से होते हुए, तिब्बत से होते हुए पूरे गार्ज का कई निर्माण करती है। और जब अरुणाचल प्रदेश असम में आती है तो यहाँ भी गार्ज का निर्माण करती है। इन सब का नाम सिंधु नदी जिस गार्ज का निर्माण करती है उसको सिंधु गार्ज कहते हैं। ठीक इसी ढंग से सतलज नदी जिस गार्ज का निर्माण करती है, यानी महाखड्ड का निर्माण करती है, उसको शिव किला गार्ज कहते हैं। ठीक इसी ढंग से ब्रह्मपुत्रा नदी जिस गार्ज का निर्माण करती है उसको दिहांग गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग गार्ज कहते हैं। तो इस ढंग से ये वी आकार के गौर्ज का निर्माण, महाखड्ड का निर्माण, अंग्रेजी के जो वी लेटर है वैसा कर देती है। कई नदियां बिल्कुल गहरी खड्ड, एकदम ऐसे अंग्रेजी के आई लेटर जैसा, अंग्रेजी के जो आई लेटर जैसा एकदम सीधे डिप कर देती है, जिसको हम लोग कैनियन कहते हैं। जनरली शुष्क प्रदेशों की जो तली होती है वो मुलायम होती है वर्षा के अभाव के कारण, अतः वहां नदी जब जाती है तो बिल्कुल महाखड्ड जो है अंग्रेजी के आई आकार की बना देती है। भारत में तो ऐसा नहीं बन पाया है, लेकिन अमेरिका में एक कोलोराडो नदी बहती है, याद रखिएगा परीक्षा में आता है। अमेरिका में कोलोराडो नदी है, वह ग्रांड कैनियन का निर्माण करती है जो पूरी तरह अंग्रेजी के आई लेटर की तरह है। ठीक इसी ढंग से जब पहाड़ के ऊंचाई से नदी एकाएक नीचे उतरती है, बहाव करके आई और एकाएक गिर गई, तो ये जलप्रपात अथवा छिप्रिका का निर्माण करती है, जिसको वाटरफॉल्स एवं रैपिड्स कहते हैं। अब वाटरफॉल जब नदियां ऊंचाई स्थान से एकाएक तीव्र वेग से नीचे की ओर उतरती है तो उसको हम वाटरफॉल कहते हैं। ये उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात जो है इसी प्रकार का है।
ठीक इसी ढंग से अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात जो जिम्बेजी नदी पर है, अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बेजी नदी पर है, ये आपका इसी प्रकार से वाटरफॉल का निर्माण करता है। ध्यान रखेंगे कि करोना नदी पर विश्व का सबसे ज्यादा एंजिल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कैरोना नदी पर स्थित है, एंजिल जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, इकाई गिरता है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 978 मीटर और कहीं कहीं किताबों में 979 मीटर भी देता है। यह वेनेजुएला में स्थित है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है एंजिल जलप्रपात, जिसकी विश्व की सबसे ज्यादा ऊंचाई है लगभग 1 किलोमीटर के बराबर, यानी 979 मीटर, और यह आपका करोना नदी पर स्थित है। ध्यान रखेंगे एक विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, बहुत फैल कर जो है और पूरी की पूरी तरह एक झरना की तरफ पानी जो है नीचे गिराता है। यह जलप्रपात जो है खोन जलप्रपात है जो आपके लाओस में स्थित है। यह विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक इसी ढंग से विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात जो ज्यादा पानी गिराता है, नॉट ऊंचा नॉट चौड़ा, ये बड़ा जलप्रपात है, यानी पानी ज्यादा जो गिराता है वह ग्वायरा है। ग्वायरा एग्जाम में सबका ध्यान रखिए, बड़ा अलग होता है, ऊंचा अलग होता है, चौड़ा अलग होता है। पराना नदी जो है आपको पता होगा, ये भी दक्षिण अमेरिका में बहती है और उसी पराना नदी पर आपका ग्वायरा जलप्रपात जो है ये सबसे ज्यादा जल को गिराता है, यानी सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब ध्यान रखेंगे कि जलप्रपात एवं क्षिप्रिका में यही अंतर है कि जलप्रपात के मुकाबले क्षिप्रिका की ऊंचाई कम होती है, यानी कम ऊंचा से वो गिर गया तो उसको क्षिप्रिका बोलते हैं, रैपिड्स बोलते हैं, और यदि बहुत ऊंचा हो गया तो उसको हम लोग वाटरफॉल्स कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात का नाम आप लोग सुने होंगे। ये धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश के पास। नर्मदा नदी जो पश्चिम दिशा में जाकर अरब सागर में गिर जाती है खंभात की खाड़ी में। गुजरात में 2 खाड़ी है, क सबसे ऊपर है, ख सबसे नीचे है। कच्छ सबसे ऊपर है क, और ख सबसे नीचे है खंभात। तो खंभाते के खाड़ी में जाके गिर जाती है नर्मदा नदी। तो उसी मार्ग में जो मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में जाती है, वहीं पर आपका धुआंधार जलप्रपात है जो इतना न पानी को फैलाता है और रिटर्न होकर लौटता है कि धुआं धुआं जैसे दिखता है और बहुत सारे पर्यटक वहां जाते हैं। ध्यान रखेंगे कि उस नदियों द्वारा जलोढ़ शंकु का निर्माण भी किया जाता है, यानी नदियां जब पर्वतीय भाग से निकलकर और समतल मैदान में बहाव करती है, कोई समतल है और समतल प्रदेश में जब प्रवेश करने वो लगती है तो चट्टानों के बड़े बड़े अवसाद मार्ग में गति न होने के कारण वो पीछे छोड़ देती है, और जब छोड़ देगी यानी कि उसका अवसाद जब जमा हो जाएगा तो उसको अब हटा नहीं पाती है, साइड से ऐसे ऐसे बहने लगती है। तो इस प्रकार वह एलुवियल कोन का निर्माण कर देती है, यानी छोटा छोटा पहाड़ी हो गया तो साइड से पानी बहने लगा, जिसको हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। ठीक इसी ढंग से आपके मेंडर्स का निर्माण भी करती है, यानी नदियां विसर्पण करती है अपने मार्ग में। अब आपको कई बार क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक विसर्पण करने वाली नदी कौन है, तो मार्ग बदल रही है या निश्चित मार्ग नहीं है, कोसी का। लेकिन अगर सर्वाधिक विसर्पण किसका ज्यादा है तो गंगा का मारिएगा। वो थोड़ा थोड़ा भी अगर हो ना तो 20 से 70 किलोमीटर इंडिया में बहती है, तो वैसी स्थिति में उसका विसर्पण ज्यादा हो जाएगा। ओवरऑल देखेंगे तो वो देखिए निकलती है आपके गंगोत्री उत्तराखंड से और दक्षिण दिशा होकर तब पूर्व दिशा होती है, और फिर जाकर आपको थोड़ा उत्तर दिशा भागलपुर हो जाती है सुल्तानगंज में, और फिर पूर्व दिशा को होकर आपके पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में चली जाती, फिर वहां से दक्षिण दिशा में आकर बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्रा से मिलकर गिरती है। तो सबसे ज्यादा भारत की विसर्पित होने वाली नदी IAS में आया हुआ प्रश्न है बाबू, ये गंगा मारिएगा, गलती से भी आप कोसी न मारिएगा। हाँ, कोसी का मार्ग स्थिर नहीं है, ये जरूर ध्यान में रखना है आपको। वो मार्ग जो है उसका फिक्स नहीं है, गंगा का मार्ग फिक्स है, लेकिन ज्यादा घूमने का काम आपको जब भी करती है तो गंगा मारिएगा, आया हुआ प्रश्न है। तो इस ढंग से नदियां जब जो है अलग अलग अपने धाराओं को लेकर बलखाती चाल से मुड़ते हुए विसर्पण करते हुए चलती है, यानी ये साकार की होते जाती है अवसाद के बोझ के कारण, तो उसी का हम उसको मिंडर्स कहते हैं, यानी नदी का विसर्पण कहते हैं।
अब गोखुर झील क्या होता है कि नदियां जब बहाव करती है तो अपने तेज बहाव के कारण कई बार वो मार्ग बदल करके ओवरलैप होके भी बहने लगती है, लेकिन जब भी उसी बहाव में कहीं कोई कमी आ जाती है तो वो सीधा होने लगती है, और जो साइड में गाय के खूर जैसा यानी लगभग छोटा कोष्ठ के जैसे ऐसे मुड़ जाता है, वो इस टाइप के अगर कहीं मोड़ बना ली है जिसमें जल भर जाता है, ज़्यादा जल के समय जल हो जाएगा, और कल जल के समय बहाव उधर से नदी अपना रोक देती है, उसे ऑक्सबोल लेक कहते हैं। आमी जो है आपके सारण जिला में एक जगह है, वहाँ जाएंगे आपको वहाँ गोखुर झील ही गंगा का है। एनी टाइम अंबिका भवानी के चरण के पास गंगा जी का पानी मिलेगा, लेकिन वो बरसात के दिनों में फुल गंगा, और बरसात नहीं रहा तो वहाँ से गंगा करीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दक्षिण चली जाती है, लेकिन वो गोखुर झील एकदम मंदिर के चरण को स्पर्श करता है, तो वो गोखुर झील है। ठीक इसी ढंग से डेल्टा का यानी त्रिभुजाकार नदी अपने मार्ग पर मुहाना बना देती है और ऐसे तिरछे करके और पूरे डेल्टा बना देती है। वो अवसाद को जब अपने मार्ग में छोड़ देती है तो वही आपका डेल्टा हो जाता है। ठीक इसी ढंग से डेल्टा भी कई आकार का होता है। कुछ चापाकार डेल्टा होते हैं, पतला और बड़ा सा एरिया छोड़ दिया, नदियाँ आसपास से बहाव करने लगी, बारिश के दिनों में पूरा ओवरलैप कर जाती है और ऐसे आपका नहीं कर पाती है। ठीक इसी ढंग से पंजाकार डेल्टा, कई बार जो है नदियाँ पंजा के आकार, चिड़ियों की पंजा जैसा ऐसे ऐसे मिट्टी छोड़ते जाती है, तो उसको पंजाकार डेल्टा कहते हैं। और कई बार जो ज्वार नदीमुख डेल्टा है, ये नर्मदा और ताप्ती के डेल्टा को हम लोग कहते हैं ज्वार नदीमुख डेल्टा, वैसा निर्माण हो जाता है। ज्वार के कारण कुछ आ गया और नदी बहा कर ले गई, ज्वार के कारण आ गया नदी बहा कर ले गई, तो ज्वार नदी मुख कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन बार बार आता है कि एस्चुरी का निर्माण सबसे ज्यादा कौन सी नदी करती है। तो जब भी ज्वार नदी मुख आ जाए, एस्चुरी आ जाए, तो नर्मदा मारिएगा पश्चिमी अरब सागर में, या ताप्ती मारिएगा। एस्चुरी का निर्माण नर्मदा और ताप्ती करती है, और डेल्टा अगर आ जाए तो गंगा भी डेल्टा करती है, गोदावरी भी डेल्टा का निर्माण करती है, कावेरी भी डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन सबसे बड़ी डेल्टा अगर भारत में आ जाए तो आप उसे गंगा का ही डेल्टाई क्षेत्र मारेंगे। अब ध्यान रखेंगे कि ये तो रहा नदी